ईमानदार नौकर। संतोषपुर गांव में भोलू अपने परिवार के साथ रहा करता था। भोलू बहुत ही गरीब इंसान था, जिस वजह से वो सेठ प्रताप सिंह के यहाँ पर काम किया करता था। वो पूरे दिन सेठ के यहाँ पर ही रहा करता था और रात में अपने घर जाता था। एक बार भोलू सेठ के यहाँ पर काम कर रहा था। तभी सेठ ने भोलू से कहा, अरे भोलू, एक हफ्ते बाद मेरे घर पर फंक्शन है, तो मैं चाहता हूँ बेटा तुम घर की अच्छी तरह से सफाई कर दो, ताकि मेहमान आए तो उनको बहुत बढ़िया महसूस हो। बाकी सब इंतजाम तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन तुम्हारा बड़ा योगदान है इसमें। तुम्हें बहुत अच्छे से काम करना है, समझ गए ना? हाँ हाँ सेठ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर फंक्शन किस खुशी में रखा जा रहा है, मुझे भी तो बता दीजिए। अब मैं भी तो आपके परिवार का ही हिस्सा हूँ ना। अरे तुम्हें तो पता ही है ना भोलू, मेरी बेटी की मैं शादी करवाना चाहता हूँ, तो उसी के लिए रिश्ता तय हो गया है, इसलिए वही लोग आ रहे हैं। बड़े अरसे से इंतजार किया था, अब भगवान ने मेरी सुन ली। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिटिया की शादी तय हो गई है। मैं जरूर पूरे घर की सफाई करूंगा और एक भी कोना नहीं छोड़ूंगा, सारा घर चकाचक कर दूंगा। और ये सुनकर भोलू बहुत ही खुश हो जाता है और वो पूरे घर की साफ सफाई में लग जाता है। भोलू बहुत ही भोला भाला था, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी चालाकी नहीं थी, और यही बात सेठ प्रताप सिंह को बहुत अच्छी लगती थी। भोलू ने जल्दी जल्दी पूरे घर की साफ सफाई कर डाली। अभी घर का दूसरा हिस्सा साफ होने को था। तभी प्रताप सिंह ने कहा, अरे अरे भोलू भाई, रुक भी जाओ, अब इतनी जल्दी भी मत करो, उसे कल कर देना। अभी जल्दी से जरा मेरे पास आओ, ये खाते तो पकड़ना जरा। और सेठ जी, ये खाते तो आप अपने मुनीम से भी पकड़वा सकते हो ना, मुझे सफाई कर लेने दीजिए। अरे मुझे पता है भोलू, पर मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मुझे किसी और पर इतना विश्वास नहीं है बेटा। तुम इन्हें पकड़े रहना, मैं तब तक दूसरे खाते निकाल लेता हूँ। और ये कहकर सेठ दूसरे खाते को निकालने लगता है। तभी वहाँ पर सेठानी आ जाती है और वो भोलू से कहती है, अरे ये सब क्या कर रहे हो भोलू, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। चलो यहाँ से, घर का कितना काम बाकी है। हाँ हाँ मालकिन, अभी आया, बस ये थोड़ा सा सेठ जी का काम कर दूं। अरे जाओ जाओ बोलू, ये तुम्हें चैन नहीं लेने देगी, इन खातों को यहीं रख दो, जाओ बेटा जाओ। ये सुनकर भोलू खाते वहीं पर रख देता है और वो सेठानी के साथ चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और आज सगाई का दिन था। सेठ के यहाँ पर धूमधाम से तैयारियां चल रही थी, वहीं उसकी बेटी मालती भी अच्छी तरह से तैयार हो रही थी। तभी सेठानी जी भोलू से कहती हैं, अरे सुनो, मालती के गहने पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए, क्या तुम्हारी उन पर नजर गई? अरे नहीं नहीं मालकिन जी, मेरी नजर तो उन पर नहीं गई। पता नहीं कहाँ चले गए, बहुत ही कीमती गहने थे, अगर खो गए ना तो सेठ मुझे मार ही डालेंगे। आप ऐसे क्यों कह रही हैं मालकिन, यहीं कहीं होंगे, आप रखकर भूल गई होंगी, वैसे भी आपकी आदत है भूलने की। मुझे पता है भोलू, इसी आदत की वजह से मैं काफी परेशान हूँ, चलो जल्दी जल्दी ढूंढो। और ये कहकर सेठानी खुद भी गहने ढूंढने लगती है। वहीं मालती तैयार हो चुकी थी, पर अभी भी उसके पास गहने नहीं आए थे, तो वो आवाज लगाते हुए कहती है, माँ, ओ माँ, जल्दी से गहने लाओ, बिना गहनों के मैं अच्छी नहीं लग रही। हाँ हाँ बेटी, अभी लाई गहने, बस थोड़ी देर रुक जा। पर काफी ढूंढने के बाद भी गहने नहीं मिलते, जिस वजह से सेठानी काफी दुखी हो जाती है और वो भोलू से कहती है, अब तो ये बात सेठ को बतानी ही पड़ेगी, वरना वो बहुत गुस्सा होंगे। आप चिंता मत कीजिए, ये बात मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, आप बिटिया के पास जाइए। और ये कहकर भोलू सेठ के पास चला जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा एक तरफ आइए। तो भोलू की बात सुनकर सेठ उसके पास चला जाता है और उससे कहता है, क्या है, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? बात यह है सेठ जी कि सेठानी जी गहने रखकर भूल गई हैं और पूरे घर में गहने नहीं मिल रहे हैं। क्या मालती के गहने नहीं मिले? अगर गहने नहीं मिले तो फिर सगाई कैसे होगी? उसी में लड़के की अंगूठी भी थी। क्या? ये तो बड़ी ही मुश्किल हो गई, अब क्या होगा सेठ जी?
मैंने 1000 बार कहा है कि सामान को तुझे या मुझे थमा दिया कर, और ये मानती ही नहीं है। अब लगता है ये मेरी बेइज्जती करवाकर ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सेठानी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तभी सेठानी को एकदम याद आता है और वो भागकर भोलू के पास जाती है और उससे कहती है, अरे भोलू, कल मैं तेरे यहाँ पर फूल की टोकरी देने गई थी, तुझे याद है? मैंने कहा था ना कि इसकी माला बना देना। अरे हाँ हाँ मालकिन, तुम बहुत सारी टोकरियां देने तो गई थी और मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि वो माला बना दे। क्यों, क्या हुआ? अभी तक माला नहीं आई क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है। मैंने गहनों के डिब्बे गलती से उसमें रख दिए थे और मैं भूल गई। क्या मालकिन, मैं अभी जाकर घर में देखता हूँ। और ये कहकर भोलू भागकर अपने घर जाता है। घर आने के बाद वो देखता है कि उसकी पत्नी सीमा माला बनाने में लगी हुई थी। उसे देखकर भोलू कहता है, अरे सीमा, तुम्हें यहाँ कुछ गहने के डिब्बे तो नहीं मिले ना? अजी, अभी तो मिले नहीं, अभी तो मैंने माला बनाना शुरू ही किया है। अगर मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ। ये सुनकर भोलू जल्दी जल्दी टोकरियों को हटाना शुरू करता है तो नीचे वाली टोकरी में गहनों के डिब्बे मिल जाते हैं। ये देखकर भोलू बहुत ही खुश हो जाता है और वो उससे कहता है, मिल गए डिब्बे। वहाँ पर इन डिब्बों की वजह से बहुत ज्यादा मारा मारी मची है, चलो शुक्र है भगवान का। और ये कहकर भोलू उन डिब्बों को वापस सेठ के पास लाने के लिए निकल जाता है। तभी उन डिब्बों पर सीमा की नजर पड़ जाती है और वो भोलू से एक डिब्बे को रखने के लिए बोलती है, नहीं सीमा, इन पर नजर भी नहीं डालना, ये हमारे नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं सेठ का वफादार नौकर हूँ, मैं उनके साथ बेईमानी नहीं करूँगा। तभी सीमा जिद पर अड़ जाती है और वो भोलू से कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? तो क्या मैं उनके साथ गद्दारी करूँ सिर्फ इन गहनों की वजह से? मैं ऐसा नहीं कर सकता और तुमसे भी कह रहा हूँ, अपनी नीयत साफ रखो। अगर नीयत साफ रखोगी तो भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। और ये कहकर भोलू उन गहनों को वापस सेठ के पास ले आता है। गहनों को देखकर सेठ और सेठानी बहुत ही खुश होते हैं और फिर धूमधाम से मालती की सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद सेठ भोलू से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भोलू। अरे मालिक, आप धन्यवाद किस बात का कर रहे हैं? अरे भोलू, आज के समय में कोई भी इतना ईमानदार नहीं होता है जितना तू है रे। अगर किसी और को गहने मिले होते ना तो वो साफ साफ मना कर देता। अरे मालिक, मैंने आपका नमक खाया है तो मैं भला बेईमानी कैसे कर सकता हूँ? आप चिंता मत कीजिए, चाहे मेरे पास आपका 1 रुपए क्यों ना हो, मैं उसे आपके पास तक पहुँचा के रहूंगा। ये सुनकर प्रताप सिंह और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और इनाम के तौर पर भोलू को 5 लाख रुपए देते हैं। इतने सारे पैसे पाकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं वो अपनी पत्नी के लिए एक छोटा सा हार भी बनवाता है और हार लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। और भोलू सीमा से कहता है, याद रखना, कभी भी बेईमानी मत करना, ये हार मैं सेठ जी के दिए हुए इनाम के पैसों से लाया हूँ। यह सुनकर सीमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वहीं अब भोलू बहुत ही ज्यादा खुश था। तो देखा दोस्तों, ऐसे भोलू ने अपने मालिक का दिल जीत लिया और भोलू को भी इनाम मिल गया। भोलू अपनी बीवी के कहे पे नहीं लगा, उसने लालच नहीं की, न अपने सेठ से बेईमानी की। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने मिलता है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेईमानी का फल हमें शीघ्र तो मिल जाता है लेकिन कभी भी वो फलता नहीं है। और उसी के विपरीत ईमानदारी का फल हमें देर से मिलता है लेकिन वो लंबी मिठास देकर जाता है। हमारी जिंदगी उससे बेहतरीन हो जाती है, जैसे भोलू की हो गई। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।